हेलो एवरीवन। आज हम फिर से आ गए हैं आपके सामने अपनी थर्ड वीडियो लेके, जिसमें हम PYQs डिस्कस कर रहे होंगे। इसके पहले भी दो वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें हमने जनरल टेस्ट में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चंस किए थे, है ना, जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था CUET का। एंड अगेन ये तीसरी वीडियो है, इसमें भी हम आगे के क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो अगर आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखी है पहले, तो जाके आप देखो। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि लीनियर इक्वेशन चैप्टर से एज रिलेटेड प्रॉब्लम पे बेस्ड है। तो इसमें हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले, फिर इसे सॉल्व करते हैं। इसमें दे रखा है कि सांचीज एज आफ्टर 15 years विल बी 4 times हर एज 6 years बैक। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सांची। यानी इसमें ये बोल रहा है कि सांची की जो एज होगी 15 साल बाद, वो कितनी होगी। उसकी 6 साल पहले जितनी एज थी उसका 4 टाइम्स, है ना। तो 6 साल पहले उसकी जो भी एज रही होगी उसका अगर 4 टाइम्स कर दें तो हमें एज कौन सी मिल जाएगी, 15 साल बाद की एज। तो सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हम, अगर 6 साल पहले की एज सपोज कर लेते हैं, है ना। तो हम उसके 6 साल पहले की एज सपोज कर लेते हैं। तो मैं सपोज कर लेता हूँ, लेट हर एज 6 years बैक। 6 years बैक, 6 साल पहले उसकी एज को कुछ सपोज कर लेते हैं, है ना। सपोज कर लेता हूँ मैं एक्स। 6 साल पहले की उसकी एज मैंने सपोज कर लिया एक्स। अब मैं पूछूं प्रेजेंट एज क्या होगी, है ना। आप सोच सकते हो कि प्रेजेंट एज क्या होगी। 6 साल पहले की एज एक्स थी, तो प्रेजेंट में आने के लिए 6 ऐड कर देंगे हम। तो इसकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज हो जाएगी x+6। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप एज सपोज करते हो, चाहे वो प्रेजेंट में सॉरी वो पास्ट में करते हो या फ्यूचर में करते हो। तो आपको प्रेजेंट एज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रेजेंट एज उसकी x+6 होगी। एंड 15 साल बाद एज कितनी होगी भाई। 15 साल बाद हम प्रेजेंट से काउंट करेंगे, है ना। प्रेजेंट में जो एज है उससे 15 साल काउंट करेंगे। तो x+6 इसकी प्रेजेंट एज है, और 15 साल बाद इसकी एज ये हो जाएगी। 15 साल और ऐड कर दो आप, तो ये 15 साल बाद की एज हो जाएगी। अब इसमें आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि इसमें लिखा हुआ है कि उसकी 6 साल पहले जो एज थी, जो हमने x सपोज किया है, उसका अगर हम 4 टाइम्स कर दें तो वो किसके बराबर होगी, 15 साल पहले, सॉरी 15 साल बाद उसकी जो एज होगी। तो ये है उसकी एज 15 साल बाद। ये किसके बराबर होगी, जो 6 साल पहले एज थी उसका 4 टाइम्स कर दें। ठीक है, 6 साल पहले जो उसकी एज थी, जो कि x थी, उसका हम 4 टाइम्स कर दें, है ना। 6 साल पहले जो उसकी एज थी, जो कि x थी, उसका 4 टाइम्स कर दें तो हमें कौन सी एज मिल जाएगी, 15 साल बाद। एंड 15 साल बाद वाली एज ये है। अब आपको एक लीनियर इक्वेशन मिल गया, हमारा काम हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप सॉल्व करोगे तो 3x इज इक्वल टू 15+6 21 आएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। ठीक है, हमारा x का वैल्यू ही हमें निकालना था। x की वैल्यू ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब x की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज दी प्रेजेंट एज ऑफ सांची। तो इसकी प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, हमने यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो आप। तो 7+6 कितना हो जाएगा, इसकी प्रेजेंट एज हो जाएगी x+6। तो x की जगह 7+6 13 ईयर्स। ठीक है, तो सांची की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 13 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो एरिया से है ना। एरिया ऑफ
टू डायमेंशनल फिगर। तो रोम्बस के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, फिर शुरू करते हैं सॉल्व करना। इसमें ये बोल रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर देन द साइड ऑफ द रोम्बस इज। अब देखो रोम्बस क्या होता है, ये एक फिगर होता है ना। देखो मैं बताता हूँ, रोम्बस पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये एक ऐसा फिगर होता है पैरेललोग्राम टाइप का, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। आप इसको स्क्वायर से रिलेट कर सकते हो। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं एंड ये सारी जो इंटरनल एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होती है। रोम्बस और स्क्वायर में ये डिफरेंस है कि ये जो एंगल्स होते हैं रोम्बस में 90 डिग्री नहीं होते हैं, लेकिन स्क्वायर में 90 डिग्री होते हैं। ये आपका रोम्बस हो गया, है ना। ये पैरेलल साइड है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। एक इसमें एक इसमें प्रॉपर्टी होती है जो मैं अभी बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप ये देखो, इसके डायगोनल्स की लेंथ दी हुई है ना। दो डायगोनल होंगे, ऑब्वियस से बात है। एक डायगोनल ये होगा और एक डायगोनल ये होगा। इसके एक डायगोनल की लेंथ 10 सेंटीमीटर है। मान लो, सपोज कर लो इस डायगोनल की लेंथ 10 सेंटीमीटर है और इस डायगोनल की लेंथ 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, दो डायगोनल है एंड दोनों की डिफरेंट डिफरेंट लेंथ है। अब रोम्बस में एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो डायगोनल्स एक दूसरे को काटते हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो डायगोनल्स इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं, है ना। जहाँ पे कट किया तो जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो जो है डायगोनल्स को इक्वल पार्ट में काटता है, यानी बाइसेक्ट करता है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये जो डायगोनल 24 सेंटीमीटर वाला है, ये बीच में कट किया तो इतना पार्ट 12 होगा और इतना पार्ट भी 12 होगा, है ना, क्योंकि इक्वल पार्ट में डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं। एंड इस डायगोनल की बात करें तो ये पूरा 10 है, तो ये 5 सेंटीमीटर इतना पार्ट और 5 सेंटीमीटर इतना पार्ट होगा। ठीक है, तो मैं एक ये इस ट्रायंगल को उठा लेता हूँ। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वली बाइसेक्ट होते हैं। तो ये जो डायगोनल 24 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है पूरी, 20 से कट गया तो इतना पार्ट 12 सेंटीमीटर होगा, इतना भी पार्ट 12 सेंटीमीटर होगा। एंड सिमिलरली ये डायगोनल की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो जब ये बाइसेक्ट हो गया तो इतना पार्ट 5 सेंटीमीटर और इतना पार्ट 5 सेंटीमीटर। तो मैं इस ट्रायंगल को उठा लेता हूँ, ये जो ट्रायंगल बन रहा है मैं उठा लेता हूँ, क्योंकि मुझे साइड चाहिए ना, साइड ऑफ द रोम्बस। तो ये साइड होगी और ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, चारों साइड बराबर होंगी रोम्बस में। तो मैं इस ट्रायंगल को उठा लेता हूँ ऐसे। ठीक है, मैं इसे सेपरेट बना लेता हूँ। ये मैंने ये बना लिया। मुझे ये साइड पता है, ये पूरा 24 है, तो ये आधी साइड कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। मुझे ये भी साइड पता है, ये वाली, ये पूरा लेंथ 10 है, तो आधी साइड कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड ये साइड मुझे पता करनी है, तो मैं इसे ए नाम दे देता हूँ। एंड एक और प्रॉपर्टी होती है डायगोनल की, सॉरी रोम्बस की, कि जो ये डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, है ना। तो ये जो एंगल हो गया वो 90 डिग्री हो गया। बस हमारा काम हो गया। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसकी हमें दो लेंथ पता है, दो साइड्स पता है, तो तीसरी साइड जो है वो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये जो है वो सबसे बड़ी साइड है जो हाइपोटेनस होती है। ये क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जो आप सॉल्व करोगे तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, ऐड करोगे तो ये 169 आ जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू 169, एंड आपको पता है 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13।
है ना। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 13 स्क्वायर के बराबर है, तो ए की वैल्यू 13 हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर, है ना। तो हमारी ये साइड पता चल गई, जो रोम्बस की जो साइड है वो 13 सेंटीमीटर हो गई। तो सारी साइड 30 सेंटीमीटर होगी, 13 सेंटीमीटर होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी था। बस आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 7। यानी 7 के जो मल्टीपल्स होते हैं, जैसे 7, 14, है ना, 21, आप टेबल पढ़ते जाओ तो वो मल्टीपल्स आपको मिलते जाएंगे 7 के। तो जो फर्स्ट 10 मल्टीपल्स आते हैं उनका आपको एवरेज फाइंड करना है। एंड मैंने लास्ट क्लास लास्ट वीडियो में आपको एवरेज और मीन डिस्कस किया था। मीन तो एवरेज भी वही होता है ना, ये मीन ही होता है सिंपली। अगर मैं कहूँ कि मुझे मेरे पास 5 नंबर है ना, जैसे मैंने सपोज कर लिया A1, A2, A3, A4 एंड A5, मेरे पास 5 नंबर है। मैं कहूँ कि इनका एवरेज फाइंड करना है, तो मैं सिंपली करूँगा, इन सारे नंबर्स को ऐड कर दूंगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, एंड मैं इसे किससे डिवाइड कर दूंगा, जितने नंबर है। तो हमारे पास 5 नंबर है, तो मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे एवरेज मिल जाएगा, एवरेज ऑफ 5 नंबर, है ना। एवरेज मिल जाएगा 5 नंबर का। तो सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। हमें एवरेज किसका फाइंड करना है, हमें 7 के मल्टीपल्स का एवरेज फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 7 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। और कितने मल्टीपल्स का हमें एवरेज फाइंड करना है, 10 मल्टीपल्स। तो हम 7 के 10 मल्टीपल्स लिख लेते हैं। तो 7 खुद का मल्टीपल होता है, पहला मल्टीपल, फिर 14, 21, है ना, 28, ठीक है, 35, उसके बाद 42, उसके बाद 49, फिर 56, उसके बाद कौन सा हो जाएगा 63, फिर 70। ये 10 मल्टीपल हो गए, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, ऐसे कर करके 70, ये 10 मल्टीपल हो गए, है ना। अब इनका एवरेज फाइंड करना है। तो मैंने अभी बताया कि एवरेज क्या करना होता है, सारे नंबर्स को ऐड कर दो आप, और जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो। तो एवरेज इसका मैं फाइंड करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर देता हूँ, 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 28। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी आपको बताता हूँ। सीधा सीधा ऐसे 70 लिख दो। आपको पता है 10 नंबर है, इसे 10 से डिवाइड कर दो। अब ये थोड़ा सा ऊपर वाला जो पार्ट है आपको सबको ऐड करना है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि इतने नंबर है, इनको ऐड करना लाइक टाइम लग जाएगा, है ना। तो मैं इसे एक तरीका बताता हूँ। सब में से आप 7 कॉमन ले सकते हो, क्योंकि सारे 7 के ही तो मल्टीपल है। 14 को आप लिख सकते हो 7 इंटू 2, 21 को 7 इंटू 3, 28 को 7 इंटू 4, ऐसे कर करके 70 को 7 इंटू 10। तो सब सारे टर्म्स में से 7 कॉमन है, 7 आप कॉमन ले लो। तो बच क्या आ जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसे कर करके डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला कौन सा टर्म होगा, 10, ठीक है। मैं सम करना बता रहा हूँ इसका। अब मेरे पास एक टर्म है 7/10, मतलब एक पार्ट इधर है 7/10 इंटू एक पार्ट ऊपर है मेरे पास 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे कर करके डॉट 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 10 टर्म्स। अब ये देखो सिंपल सा ये सम करना है आपको, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो जब भी ऐसा सम होता है ना, 1 से शुरू होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसे कर करके जितने भी टर्म्स का सम हो, तो सिंपल सा बात होता है, सिंपल सी चीज़ होती है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं इसमें, 10 टर्म्स हैं। जैसे 10 टर्म्स हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको ऐसा नंबर सम करना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट डॉट, कितने भी टर्म्स हो, एन टर्म्स हो, है ना, एन,
इसमें तो 10 टर्म्स है, इसमें n टर्म्स है, तो इसका सम सीधा सीधा होता है ये n ब्रैकेट में n+1/2। अगर आप याद कर लेते हो, ये इसको जान लेते हो, तो आज के बाद ऐसा कभी भी सम आएगा तो आप चुटकियों में कर लोगे। ठीक है, अगर n टर्म्स हैं तो n ब्रैकेट में n+1/2, इससे करोगे तो आपको इस टाइप का सम कहीं भी आएगा, आप कर लोगे। 1+2+3+4 डॉट 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 कितना भी टर्म हो। यहाँ पे 10 टर्म है, n की जगह 10 रख दो, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 7/10 ऑलरेडी है। लास्ट वाला टर्म कौन सा है, 10 है। ठीक है, तो इस यहाँ पे रखो आप 10 ब्रैकेट में 10+1 यानी 11/2, बस सॉल्व हो गया, है ना। अब इसको सॉल्व कर दो तो एवरेज आ जाएगा आपका। 10 से 10 काट दो एक बार, 11 × 7 77/2, है ना। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 38.5। तो एवरेज 10 मल्टीपल्स ऑफ 7 का एवरेज कितना आ गया, 38.5। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर रहा होगा। ये एक हैक था, है ना, ये जो चीज़ थी हैक था, ये आप याद रखना। आगे से कभी भी ऐसा समेशन आता है तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। आपको बस नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने हैं एंड देन पुट इन दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में रख दो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करके, तो आपको समेशन आ जाएगा। इजी था ये क्वेश्चन बहुत। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अ मैन टेक्स 2 hours लेस to swim 21 miles downstream and swims the same distance upstream. If the speed of the person in still water is 10 mph, then the speed of the wave is। देखो इसमें क्या है कि जो एक इंसान है ना, वो एक एक नदी में तैर रहा है ना, नदी कह लो, और वो जो नदी है वो बहती हुई नदी है ना, वो बह रही है। ठीक है, तो वो जो इंसान है वो पूरा 21 माइल्स के लिए, 21 माइल्स है ना, माइल्स इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। 21 माइल्स, पहले तो वो यहाँ से शुरू करता है तैरना एंड यहाँ तक जाता है। जिस दिशा में नदी बह रही है, जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है, उस डायरेक्शन में तैरता है पहले तो। ठीक है, तो इस प्रोसेस में उसे सपोज कर लो T1 टाइम लगा, है ना, एंड इसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। जब भी कोई भी चीज नदी की दिशा में ही जाती है, लाइक ये जो इंसान है वो नदी की दिशा में ही जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम है ना, वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है। तो हम सपोज कर लेते हैं इसे 21 माइल्स जाने में, डाउन स्ट्रीम जाने में T1 टाइम लगा, है ना। सपोज टाइम टेकन, है ना, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम। T1 आर एंड अपस्ट्रीम, एक और पॉइंट दिया हुआ है अपस्ट्रीम, है ना, एक और चीज है। तो अपस्ट्रीम क्या होता है कि ऑपोजिट, जिस दिशा में पानी बह रहा है उसके ऑपोजिट तैरना। तो इस पॉइंट से फिर वापस आया इस पॉइंट पे, है ना, यानी ऑपोजिट आया, लाइक पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है तो वो पानी के ऑपोजिट 21 माइल फिर आया, तो इसे अपस्ट्रीम कहते हैं। तो सेम टाइम कह देते हैं टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम T2। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बस ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मेरा काम था यहाँ तक बताना, है ना, ये चीज। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A man takes 2 hours less to swim 21 miles downstream and swims the same distance upstream. If the speed of the person in still water is 10 mph miles per hour, then the speed of the wave is। तो इजी सा चीज है कि हमें स्पीड ऑफ द वेव फाइंड करनी है ना। तो सपोज कर लेते हैं वेव की स्पीड, जो ये बहता हुआ पानी है उसकी स्पीड को हम y
MPH, वाई माइल्स पर आवर सपोज कर लेते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ वेव वाई MPH हमने सपोज कर लिया। एंड पर्सन की स्पीड पता हुआ है, हमें पता है स्टिल वाटर में पर्सन की जो स्पीड है वो हमें पता है स्टिल वाटर में। तो मैं पूछूं अगर स्पीड ऑफ मैन, उस मैन की स्पीड डाउनस्ट्रीम, जब वो पानी के साथ साथ जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी भाई, उसकी स्टिल वाटर में स्पीड 10 माइल्स पर आवर है एंड वो पानी के साथ साथ जा रहा है। तो आप इसे सोचो, आपकी इसकी स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि इसकी अगर पानी रुका रहता तो ये 10 माइल्स पर आवर की स्पीड से बह सकता था। पानी बह रहा है ना तो उसकी स्पीड ऐड हो जाएगी। डाउनस्ट्रीम का मतलब पानी की दिशा में जा रहा है, तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, मैन की बढ़ जाएगी, जो कि होगी इसकी खुद की स्पीड प्लस इस वाटर की स्पीड भी ऐड हो जाएगी। तो ये स्पीड ऑफ मैन इन डाउनस्ट्रीम, यानी डाउनस्ट्रीम जब जाएगा तो उसकी स्पीड इतनी होगी माइल्स पर आवर। सिमिलरली अपस्ट्रीम में इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ मैन अपस्ट्रीम, जब ये पानी की दिशा के ऑपोजिट जाएगा तो अगर इसकी स्पीड 10 माइल्स पर आ रहा है तो ये कम हो जाएगी क्योंकि ये ऑपोजिट जा रहा है। इसको सोच के देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ये कम हो जाएगी तो इसकी स्पीड 10 - y हो जाएगी, है ना, ये स्पीड घट जाएगी माइल्स पर आवर। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होगा। टाइम डाउनस्ट्रीम में उसने t1 लिया एंड अपस्ट्रीम में उसने t2 लिया। आपको टाइम पता है एंड स्पीड पता है तो डिस्टेंस तो सेम है ना। टाइम, फिर अब देखते हैं एक चीज और दिया हुआ है यहाँ पे कि अ मैन टेक्स 2 hours लेस टू स्विम 21 miles डाउनस्ट्रीम एंड स्विम्स द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। यानी जब ये डाउनस्ट्रीम जा रहा है ना और ये भी अपस्ट्रीम आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये अपस्ट्रीम आएगा तो ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि इसकी स्पीड कम है, तो टाइम ज़्यादा लेगा यहाँ से लेके यहाँ तक आने में। लेकिन अगर ये डाउनस्ट्रीम जाएगा यहाँ से यहाँ तक जाने में तो उसे कम ही टाइम लगेगा क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो टाइम में रिलेशन दिया हुआ है, कह रहा है कि जब वो डाउनस्ट्रीम जाता है तो अपस्ट्रीम से 2 घंटे कम लेता है ना। तो अपस्ट्रीम से 2 घंटे कम लेता है, तो ये जो टाइम t2 है डाउनस्ट्रीम वाला वो अपस्ट्रीम वाले से 2 घंटे कम है ना, 2 घंटे कम है। तो अगर मुझे दोनों टाइम को बराबर करना पड़ेगा तो मैं अगर ये डाउनस्ट्रीम वाला टाइम कम है, इसमें भी अगर मैं 2 घंटे ऐड कर दूं तो वो टाइम 1 के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये जो डाउनस्ट्रीम में टाइम लग रहा है वो कम है और अपस्ट्रीम में ज़्यादा लग रहा है। कितना कम है डाउनस्ट्रीम का टाइम, 2 घंटे। तो मैं डाउनस्ट्रीम वाले टाइम में 2 घंटे ऐड कर दूँ तो अपस्ट्रीम वाले टाइम के बराबर हो जाएगा। अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब टाइम तो पता ही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। डिस्टेंस तो सेम है 21 माइल और स्पीड इन अपस्ट्रीम कितनी है 10 - y इज इक्वल टू स्पीड इन डाउनस्ट्रीम कितनी है, सॉरी डिस्टेंस तो 21 ही है और स्पीड इसकी 10 + y है +2। ठीक है, अब इसे मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। हमें y निकालनी है, ठीक है, क्योंकि हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड करनी है, यानी जो वेव है उसकी स्पीड फाइंड करनी है। तो जब मैं सॉल्व करूँगा इसे इधर लेते आऊँगा मैं, तो 21 कॉमन ले लूँगा, मेरे पास बच जाएगा 1/10 - y - 1/10 + y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब मुझे यहाँ से 10 - y और 10 + y में जो है वो एलसीएम लेना है मुझे। ठीक है,
एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, ऐसे एलसीएम लूंगा, तो एक इक्वेशन बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 21y माइनस 100 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। एंड इसका सॉल्यूशन जब आप करोगे, जब आप इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला पे रखोगे, तो आपको सीधा सीधा मिलेगा y इज इक्वल टू, दो वैल्यूज आएंगी। एक तो आएगी 24, जब आप प्लस वाली वैल्यू लोगे तो 25 आएगी, और जब माइनस वाली वैल्यू लोगे, सॉरी 20 आएगी आई गेस। ठीक है, रुक जाओ, दो वैल्यूज आएंगी, मैं इसे, एक वैल्यू आएगी आपकी, एक वैल्यू आएगी आपकी 25, है ना, 25 आएगी सॉल्व करोगे तो, और एक वैल्यू आएगी 4। 25 तो हो नहीं सकती, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो ज़्यादा हो नहीं सकती। ठीक है, ये क्योंकि मैन की स्पीड है 10 किलोमीटर, सॉरी माइल्स पर आवर, तो मैन से ज़्यादा स्पीड तो नहीं हो सकती इसकी। तो 4 वाला ऑप्शन सही रहेगा। जब आप माइनस लोगे, ठीक है, तो 4 माइल्स पर आवर आएगी, तो आपको ये ऑप्शन सही, 4 माइल्स पर आवर इसकी स्पीड होगी। 25 नहीं हो सकती क्योंकि ज़्यादा हो जा रही है ना मैन की स्पीड से, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो 4 माइल्स पर आवर इसकी स्पीड सही होगी। जब आप नेगेटिव साइन के साथ लोगे तो 4 माइल्स पर आवर। अब स्पीड है, स्पीड में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखते, स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही होती है, इसलिए 4 माइल्स पर आवर इज द राइट वन। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आते ये एक क्वेश्चन है, ये तो बोर्ड मास रूल का क्वेश्चन है। इसमें ये दे रखा है कि 3 मल्टीप्लीकेशन 3 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 into 3, पता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 3 into 3 9 हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 3, इसकी वैल्यू 3 ही होगी। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक क्वेश्चन है, इसमें हमें डेसिमल तीन तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, एंड तीनों के डेसिमल प्लेस के बाद एक डिजिट है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो भी आए उसमें 3 डेसिमल, लास्ट से 3 डेसिमल के बाद आप लगा दो। तो जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 4:6:8। जो ट्राइंगल होता है ना, सबसे पहले मैं ट्राइंगल बनाता हूँ। ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, एक ये, एक ये, एक ये, है ना। अब इन तीनों ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं उनका रेशियो दिया हुआ है, हमें एंगल नहीं दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। जैसे तीनों ट्राइंगल के एंगल्स का हम रेशियो लेंगे तो 4:6:8 आता है। तो जब भी रेशियो दिया रहा है ना, तो हम उसे एक्स के टर्म में लिख ले, एंगल के टर्म में लिख सकते हैं। जैसे 4:6:8 रेशियो है। मैं सपोज कर लेता हूँ पहला एंगल 4x होगा, दूसरा एंगल 6x होगा, और तीसरा एंगल 8x होगा। हम ऐसे लिख सकते हैं, रेशियो को x के टर्म में लिख सकते हैं, किसी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, मतलब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। पहला एंगल ये, दूसरा एंगल ये, तीसरा एंगल ये। अब हमें पता है कि ये जो ट्रायंगल होता है, इसके एंगल्स का सम, सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हम इसे ऐड कर देते हैं तीनों को। 3 एंगल हैं ये, 6x प्लस 8x। तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। अब आप इसको ऐड कर लो, 6 4 10 8 8 18, 18x इज इक्वल टू 80 180। एक्स की वैल्यू यहाँ से 10 आ जाएगी, 10 डिग्री, है ना। एक्स की वैल्यू आ गई, ये हमारा, यही हमें फाइंड करना था।
अब इसमें पूछ रहा है विच इज द लार्जेस्ट एंगल, तो तीनों में सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 8x वाला बड़ा होगा। x की वैल्यू रख दो आप 10, तो 10 इंटू 8 80, तो लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा 80 डिग्री, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें ये दे रखा है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:6 एंड देयर एचसीएफ इज 8, तो उनका एलसीएम क्या होगा, है ना। तो सेम है, दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है 5:6। तो अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसा बताया हमें सेम काम करना है। एक नंबर को सपोज कर लेते हैं 5x और एक नंबर को 6x। अब आप देखो ये जो 5x और 6x है ये दो नंबर है। इस वाले नंबर के अगर मैं फैक्टर्स देखूं तो 5 एक फैक्टर है और एक x एक फैक्टर है। दूसरे वाले नंबर के फैक्टर्स को देखूं तो एक 6 एक फैक्टर है और एक x एक फैक्टर है। दोनों नंबर में देखो x जो है वो कॉमन फैक्टर है ना, x जो है वो कॉमन फैक्टर है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ जो है वो x हो जाएगा, क्योंकि x जो है दोनों नंबर में कॉमन फैक्टर है। एंड एचसीएफ दे भी रखा है 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है, तो हमें नंबर्स पता चल गए, x की वैल्यू रखो इन नंबर में तो आपको दोनों नंबर पता चल जाएंगे। ठीक है, अब एलसीएम हमें फाइंड करना है, तो एक रिलेशन होता है ना, एचसीएफ एलसीएम एंड दो नंबर्स में। पहला नंबर जिसे मैं n1 से बोल देता हूँ, दूसरा नंबर जिसे मैं n2 से बोल देता हूँ, दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, पहला नंबर है 5x इंटू दूसरा नंबर क्या है 6x। एचसीएफ आपको पता है किसके बराबर है 8 के, एलसीएम हमें फाइंड करना है। एंड आपको x की वैल्यू भी पता है। ठीक है, तो 5 6 30 और x स्क्वायर आएगा, है ना। तो x की वैल्यू है 8, 8 का स्क्वायर 64 अपॉन में 8, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो एलसीएम फाइंड हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 30 इंटू 8 24 इंटू 24, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 240। बस आपको ये रिलेशन ध्यान में रखना है, दो नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो 240 इज दी आंसर। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। तो इन चार नंबर हमारे पास दिए हैं बड़े बड़े, इसमें देखना है कि कौन सा नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होता है। तो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए बस चेक हमें ये करना है कि इन नंबर्स के लास्ट में जो दो डिजिट है ना वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर लास्ट की जो दो डिजिट है वो 4 से डिवाइड हो जाती है तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस नंबर का चेक करते हैं 94, 4 2 8 और 14, तो ये 94 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। सेकंड नंबर चेक करते हैं, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 और 3 4 9 ज़ा 32, तो 72 जो है लास्ट की टू डिजिट वो 4 से डिवाइड हो जा रही है, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा। फिर सी वाला देखते हैं 4 6, 4 1 ज़ा 4 6, ये 46 नहीं डिवाइड होगा 4 से, तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। लास्ट वाला चेक करते हैं 84, 84 तो 4 से साफ साफ दिख रहा है डिवाइड है, तो ये डी भी डिवाइड हो जाएगा, तो बी और डी दोनों डिवाइड हो जाएंगे। अब चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो ओनली बी एंड डी, बी और डी दोनों डिवाइड हो जा रहे हैं 4 से, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। बस आपको यही याद रखना था कि 4 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसकी लास्ट की टू डिजिट भी 4 से डिवाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये एक परसेंटेज का क्वेश्चन है। इसमें ये पूछ रहा है कि इफ 50% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 1/5 ऑफ अनदर नंबर। तो हमारे पास दो नंबर है ना। सपोज कर लेते हैं कि पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर टू सेकंड नंबर। हमें फाइनली x अपॉन y पता करना है, यानी पहला नंबर और दूसरे नंबर का रेशियो क्या होगा। पहले तो दिया है कि पहले नंबर का 50%, तो x का 50% कितना होगा, 50% ऑफ x। 50% का मतलब 1/2 ऑफ x। 1/2 ऑफ x किसके बराबर है, 1/5 ऑफ अनदर नंबर, यानी दूसरे नंबर का 1/5 कर दें, 1/5 ऑफ y कर दें, ये दोनों बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इक्वेशन बनेगी। अब पूछ रहा है पहले नंबर का और सेकंड नंबर का रेशियो। तो पहला नंबर x है, सेकंड नंबर y है, तो y को मैं इधर लेते आता हूँ x अपॉन वाई, एंड 2 को मैं उधर लेते जाता हूँ 2/5। तो पहले नंबर का और दूसरे नंबर का रेशियो कितना आ गया, 2:5। तो x रेशियो y इज इक्वल टू 2:5। तो पहले नंबर और दूसरे नंबर का रेशियो 2:5 हो गया। ये ऑप्शन सही होगा। तो आज हमने फिर से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, फिर हम आपके सामने आपके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम आगे और भी क्वेश्चंस करते रहेंगे। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, अपनी पढ़ाई को करते रहिए, प्रिपरेशन को और बूस्ट करते रहिए, एंड हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी पसंद आती है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।